इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है अपने पिछले क्लासेस जो ऑटोमेशन से रिलेटेड चल रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे एक और टॉपिक से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस टॉपिक का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी या रिपोजिटरी क्या होती है, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने टर्म सुन रखा है और हो सकता है आप में से किसी को इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से पता हो। तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो है हर एक इंस्टीट्यूशन जो अपनी खुद की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहता है, एक तरह से आप समझिए कोई इंस्टीट्यूट अगर अपनी खुद की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहता है और उसमें अपने इंस्टीट्यूट में या तो क्रिएट किए गए या सब्सक्राइब किए गए या किसी भी तरह से इकट्ठा किए गए सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे फॉर्मेट में रखना चाहता है जो कि एक्सेसिबल हो, ट्रांसफरेबल हो, हार्वेस्टेबल हो। इस तरह के फीचर्स के साथ जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट किसी एक सिस्टम के अंदर डाल के उसको यूजेबल बनाया जाता है पूरे सिस्टम को, तो ऐसे सिस्टम को एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कहते हैं। किसी एक इंस्टीट्यूट की अपनी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब है कि जमा घर, एक ऐसा हिस्सा जहाँ चीजें जमा की जाती हैं। जैसे एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन नेट में बनता है कि हमारी नेशनल रिपोजिटरीज क्या है। नेशनल रिपोजिटरी के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा। 4 नेशनल रिपोजिटरीज हमारी कंट्री में हैं। तो कोई भी पब्लिशर या कोई भी कंटेंट, जब कोई न्यूज़पेपर या कुछ भी ऐसी चीज जब हमारी कंट्री में पब्लिश होती है जो कि किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू या किसी रजिस्टर्ड पब्लिशर के थ्रू पब्लिश होती है, या मान लीजिए हम कोई किताब छपवा रहे हैं तो उस किताब की 4 कॉपीज, उन चारों सेंटर में एक एक कॉपी भेजना अनिवार्य होता है। ये पब्लिशर की जिम्मेदारी होती है। तो वो 4 सेंटर्स जो है, एक हमारी नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा, एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एक एशियाटिक सोसाइटी और एक और मद्रास लाइब्रेरी शायद है, आई एम नॉट श्योर। तो वो हम रिपोजिटरी का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसका रेफरेंस दे रहे हैं फिलहाल। तो उन चारों जगह पे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जाते हैं। अगर आपको कोई न्यूज़पेपर चाहिए आज़ादी से पहले का, कि फला 5 मार्च जो है 1942 का हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से पब्लिकेशन जो हुआ हो, उसकी या कॉपी का कोई पेज आपको चाहिए, तो आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से उसको जा कर के रिट्रीव कर सकते हैं। तो रिपोजिटरी में बेसिकली कंटेंट इकट्ठा किए जाते हैं। तो अब इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का जो कंसेप्ट हमारी कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड जो चल रहा है, उसमें डिजिटल कंटेंट का स्टोरेज, एक्सेस, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। इस तरह के फीचर्स होते हैं। तो हम लोग इसी से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग कि क्या है क्वेश्चंस। पीपीटी आ गई होगी मेरे आपके सामने। सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी disseminates rich source of digitized materials drafted and published by learned societies। ठीक, डिजिटाइज्ड मटेरियल जिनको इकट्ठा किया गया है, पब्लिश किया गया है, एक जगह इकट्ठा लाके किसी लर्नेड सोसाइटी, मतलब जैसे बीएचयू, मान लो बीएचयू एक लर्नेड सोसाइटी का हिस्सा है, तो बीएचयू से जो जो चीजें पब्लिश हो रही हैं उनको हम अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में इकट्ठा करते हैं। ठीक, छोटी सी डेफिनेशन थी। तो क्या क्या चीजें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कवर करती है?
तो क्या हो सकता है बीएचयू के अंदर, क्या क्या चीजें पब्लिश हो सकती हैं, हम एक तो ये अपने दिमाग से सोच सकते हैं, ठीक। और इन पॉइंट्स पे भी आप लोग नजर डालिए एक बार कि प्री प्रिंट्स ऑफ आर्टिकल और रिसर्च रिपोर्ट्स सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, द टेक्स्ट ऑफ जर्नल आर्टिकल्स accepted for publication, revised text of published work with comments from academic reader। इनमें देखिएगा खास चीज कि ये सारी चीजें ऐसे ही इवेंट के थ्रू आपको क्रिएट की भी नजर आएंगी, ये सारे पॉइंट्स जो कि एकेडमिकली आपके सिस्टम के थ्रू क्रिएट किए गए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से किसी जो है उसकी बात हो रही है कि बाहर से हम मटेरियल लेके आ रहे हैं और हम अपने रिपोजिटरी में उसको डाल रहे हैं। आप म्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर, टीचिंग मटेरियल, स्टूडेंट प्रोजेक्ट, डॉक्टरल थीसिस एंड डिसर्टेशन, डेटा सेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट, कमिटी पेपर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ जो कि एक इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रिएट किया गया हो, तो ऐसी सारी चीजें हम एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के अंदर रख सकते हैं। The four main objectives for having an academic institutional repository are, ठीक। अगर हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं, अब जैसे इसके अच्छा अभी आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे, तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है, टू क्रिएट ग्लोबल विजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप, टू कलेक्ट कंटेंट इन अ सिंगल लोकेशन। आप म्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है। सॉरी, ठीक है। अब अच्छा ये देखिए, एक इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप जो टर्म लिखा है, बेसिकली हम लोग के दिमाग में जो बात आती है स्कॉलरशिप को सुन करके, वो आती है जो स्कॉलरशिप हमको मिलती है ग्रांट गवर्नमेंट के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये वो स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा है। स्कॉलरशिप का यहाँ मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशन के स्कॉलर्स की जो प्रोडक्शन है, जो स्कॉलर्स ने नॉलेज क्रिएट किया है, उसको एक ग्लोबल विजिबिलिटी देना, पूरी दुनिया जिसको देख सके एक माध्यम से, ठीक। टू क्रिएट कंटेंट इन अ सिंगल लोकेशन, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। टू प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल रिसर्च आउटपुट बाय सेल्फ आर्काइविंग। अब इंस्टीट्यूट के अंदर इंस्टीट्यूट द्वारा क्रिएट किए गए किसी भी रिसर्च वर्क को यूज करने के लिए एक सिंगल एक्सेस प्रोवाइड करना, एक सिंगल लोकेशन से उन सबको यूज करने की क्षमता बनाना, इसलिए इसका क्रिएशन होता है ऐसे रिपोजिटरीज का। टू स्टोर एंड प्रिजर्व अदर इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट्स इंक्लूडिंग अनपब्लिश्ड और अदरवाइज इजिली लॉस्ट लिटरेचर। बहुत बार क्या होता है, हमने अपने काम से रिलेटेड साल भर मेहनत किया, कुछ हमने लिखा, लाइब्रेरी साइंस में मेटा डेटा के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, हमने एक बार पेपर कुछ टॉपिक पे दिया अपने सुपरवाइजर को या अपने डिपार्टमेंट को सबमिट किया, फिर किसी और टॉपिक मेटा डेटा से रिलेटेड कुछ और लिखा, तो उनमें से कोई एक या दो चीज जो है बहुत अच्छी काम हो जाता है, लेकिन एक या दो चीज ऐसा भी हो सकता है जो कि बहुत यूजफुल ना हो और वो लोगों की नजर में ना रहे, तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स का भी एक एक्सेस रखने के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए भी इनको यूज किया जाता है, और ऐसे मटेरियल जो कि इजीली गायब हो जाते हैं या छुपे हुए होते हैं, ऐसा लिटरेचर, इसको ग्रे लिटरेचर कहते हैं। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उसका ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ग्रे लिटरेचर क्या होता है। तो क्या नीड है इसकी, digital institutional repository accessible through the internet can improve the visibility, usage and impact of research conducted at an institution। ये वही बात है, फिर से इसमें रिपीट हुई है थोड़ा एलेबोरेटिव वे में। और कैन परफॉर्म द फंक्शन सच एज नॉलेज मैनेजमेंट। अब नॉलेज मैनेजमेंट जो हम लोग टॉपिक पढ़ा था, वो हर जगह घुसा हुआ मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं से आपको हर, इन सब जितने भी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, डिजिटल रिपोजिटरीज हैं, इस तरह के जितने डिजिटल स्टोरेज सेंटर हैं, नॉलेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है इन सब का, और वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ रहेगा।
contribute scholarly material to promote cross campus interdisciplinary research। ये जो हम इतना आप लोग को एलेबोरेट करके चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये करते हैं, ध्यान रखिएगा कि इस सिर्फ हमारा पर्पस इसका होता है कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, ताकि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनको पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ के और आपको ऑप्शंस क्रिएट करके उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप इन्हीं पॉइंट्स को समझ के तब दे पाएंगे। अब अगर कोई मान लीजिए असर्शन का क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी से रिलेटेड, जिसमें 3 पॉइंट तो इन सब से रिलेटेड हैं, लेकिन एक पॉइंट मान लीजिए उसमें ये दिया है कि प्रोवाइड सपोर्ट टू स्कॉलर्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस टू पब्लिश देयर वर्क। तो जब तक आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंस्टीट्यूट के स्कॉलर्स को उनका वर्क पब्लिश करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी अलाउ नहीं करती है, ये उसका फीचर नहीं है। ठीक, तो इस तरह से क्या लिमिटेशन है। अब एक ही कंसेप्ट सब कुछ अलाउ नहीं कर सकता है, डिजिटल लाइब्रेरी सब कुछ नहीं कर सकती, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सब कुछ नहीं कर सकता, हर एक सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिपोजिटरी, एक होती है लोकल, एक होती है रिमोट। लोकल और रिमोट से क्या मतलब है? लोकल रिपोजिटरी वो होती है जिसको सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जिस इंस्टीट्यूशन की रिपोजिटरी बनाई गई है, उस इंस्टीट्यूशन की रिपोजिटरी को उस इंस्टीट्यूशन में रहकर ही आप एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से आप नहीं चला सकते। रिमोट होस्टिंग का जो प्रोसेस है, ये अब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। क्यों? डिफरेंस एक और बेसिक क्या है कि लोकल जो रिपोजिटरी होती है उसको पूरा मेंटेनेंस जो है वो इंस्टीट्यूशन को खुद करना होता है। जितने भी पब्लिकेशन आ रहे हैं, जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हमें खुद इकट्ठा करना है, अपलोड करना है, डिजिटाइज फॉर्म में उसको डालना है, फिर उसमें एक्सेसिबल फॉर्म में उसको क्रिएट करना है और एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ये काम हमें खुद करना है। रिमोट होस्टिंग वाले जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का है मैटर, वो ये है कि इसमें हम किसी दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन जाते हैं, किसी एक दूसरे इंस्टीट्यूशन के पार्ट बन जाते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट है, और वो हमको एक रिमोट होस्टिंग के जरिए एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप जो कुछ कराना चाहते हैं, जितना आपका मटेरियल है, वो हमको काम दीजिए, हम आपकी पूरी रिपोजिटरी मेंटेन रखेंगे। हाँ, ये बात जो हम उस वक्त कह रहे थे कि हमने कहा बाद में देखेंगे कि क्या होता है कि अब रिपोजिटरी जो बन गई वो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक सॉफ्टवेयर ई प्रिंट उठाया और ई प्रिंट जो है उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो है सब डेटा डालना शुरू कर दिया और फिर वो जो है एक्सेसिबल फॉर्म में अपने आप आ जाएंगे। हमें डेटा के ट्रांसफर के लिए, खास करके जो डेटा ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल डेटा कैटेगरी में आते हैं, है ना। क्रिटिकल डेटा कैटेगरी मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, द कैटेगरी विच कंटेन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटा डेटा। तो अब जैसे हमें, क्योंकि हम यहाँ लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मेटा डेटा किस टाइप का, जैसे हमको वो ट्रांसफर करना होता है अपने कैटलॉग की डिटेल्स, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, इस तरह की डिटेल, तो हमें स्पेशल उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। तो ये OAI-PMH, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोस्ट ऑफ द डिजिटल इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज का। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि जितनी इस तरह की स्टोरेज सेंटर आपने अभी रिसेंटली देखे हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था, शोध सिंधु की बात हुई थी, शोध गंगा की बात हुई थी, तो उन सब वेबसाइट्स पे जा करके आप जब देखिएगा, जैसे कि अभी आप हम कोशिश करते हैं आपको दिखा दें कि शोध गंगा की वेबसाइट पे अगर हम चलते हैं अभी, तो शोध गंगा की वेबसाइट पे जब आप अबाउट में उसकी जाकर के कोशिश करेंगे,
कुछ जानकारी इकट्ठा करने की, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें भी पता चल जाएंगी कि इन सॉफ्टवेयर जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसमें कौन सा मेटा डेटा हार्वेस्टिंग की स्कीम चलाई जा रही है, इसके अंदर कौन सा अ, जो हम लोगों ने मेटा डेटा एक स्कीम बात की थी, बहुत सारे नहीं, जो डबलिन कोर और इस तरह की जो है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। आप ये देखिए, खुल जाए तो इसके अबाउट में, शोधगंगा के अबाउट में आपको ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिल जाएगी। तो ऐसे ही और भी जितने शोध सिंधु, विद्यादान, इस सब तरह के जो एक सेंटर बनाए गए इकट्ठा कर करके, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के पर्पज से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी उनमें, क्यों नहीं चल रहा है कुछ, हाँ। अब आप देखिए, इसमें तो खैर बहुत कुछ है, हम लोग जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम उसको, उस पर आपको लेके चलते हैं। हाँ, अब ये पूरा जो सिस्टम बना है वो किस पे बना है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, डी स्पेस पे बना है, ठीक। और ओपन आर्काइव OAI-PMH का जो ये मेटा डेटा हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये उसको यूज करता है, डी स्पेस उसको सपोर्ट करता है और ये उसको यूज करता है। और डबलिन कोर की स्कीम, ये आप ये तीनों चीज एक साथ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। डबलिन कोर की स्कीम भी ये फॉलो करता है, जो पूरे उसके एलिमेंट्स 15 एलिमेंट बेसिक हैं, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं पहले। तो इस तरह से आप लोग जब विजिट करें, जब वेबसाइट हम लोग आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि विजिट करें, तो ऐसे पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट करें। वापस से हम लोग इधर आते हैं। तो अब क्या होता है बेसिकली, अब इसका काम क्या है, हमने बताया आपको कि मेटा डेटा जो है हार्वेस्ट करना और उसको एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना जो कि ट्रांसफरेबल हो। तो अभी जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे उसकी रिमोट कॉन्सेप्ट की, इसमें जो थर्ड पॉइंट है, इंस्टीट्यूशंस आर चूजिंग क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस बिकॉज सच प्रोवाइडर्स enable institution to easily get started with a hosted software service with no need to provision local hardware, software, staff, or other infrastructure, nor there is any specific technical skill or expertise required. तो ये एक फीचर है होस्टेड सॉफ्टवेयर सर्विस का, ये एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि क्यों आजकल इंस्टीट्यूशंस इस तरफ भाग रहे हैं कि हमें ना करना पड़े, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन जो है अपनी तरफ से गलतियां, अब क्या है कि एक नया एक सॉफ्टवेयर हमने मान ली डी स्पेस लिया, डी स्पेस पे हम पूरा बना रहे हैं सिस्टम, अब उसके लिए पूरी हमें टीम क्रिएट करनी पड़ेगी एक्सपर्ट्स की, कि एक भी अगर कोई बग आता है सिस्टम के अंदर तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट होना चाहिए अपना खुद का, नहीं तो बाहर से बार बार बुलाओ उसको, टाइम का इशू, पैसे का इशू, तमाम चीजें हैं। Also, a hosted institution repository solution frees a library from both hardware and software support, hardware software ये सब चीजों का भी झंझट कम हो जाता है, allowing staff resources to be directed to other publishing services functions such as consulting and workflow design। क्या फायदा हुआ इसका कि स्टाफ जो है इन सब टेक्निकल चीजों से बच गया, तो वो किस चीज में सपोर्ट कर रहा है कि जो पब्लिकेशन हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन में उनको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, वो सिर्फ इनकी यही ट्रेनिंग होती है कि लोग आते हैं, हम पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, वो समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करिए, यहाँ से ये मिल जाएगा, वहां से ऐसे मिल जाएगा। तो बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन के स्कॉलर्स को सपोर्ट के फॉर्म में ज्यादा करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर अब जैसे हम अभी भी बता भी चुके हैं आपको कि डिजिटल लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है वो भी ऐसे ही है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें एकेडमिक कलेक्शन, एकेडमिक पब्लिकेशन की बात होती है, डिजिटल लाइब्रेरी में हम हर तरह के पब्लिकेशन और कलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस बेसिक जो है अपने दिमाग में रखिएगा इस चीज को। एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन की बात होती है और उसमें हर तरह के पब्लिकेशन डिजिटल लाइब्रेरीज में कवर करने की बात होती है। शेरपा रोमियो क्या है, ये इज अ सर्विस रन बाय शेरपा
to show the copyright and open access self-archiving policies of academic journal. जितने भी एक जो मेरे ख्याल से 22,000 ये नीचे इसमें लिखा भी है, अब ये 22,000 जर्नल्स के रिकॉर्ड ये रखता है अपने पास। और इसने किया क्या है, क्यों इतना मशहूर हुआ था शुरू में, हालांकि अब वो सिस्टम खत्म कर दिया है, कि इन्होंने कलर कोडिंग स्कीम शुरू की थी ना, कि पब्लिशर जो है उनको क्लासिफाई कैसे करना है। जैसे कि कोई पब्लिशर ऐसा है जो कि फुल एक्सेस दे रहा है, कोई पब्लिशर ऐसा है जो कि आपको लिमिटेड एक्सेस दे रहा है, कोई है जो कि पेड दे रहा है, कोई है जो कि ओपन एक्सेस दे रहा है, कोई है इस तरह से। जिस तरह के पब्लिशर्स की पॉलिसीज है उसको इसने कलर कोडिंग स्कीम से, ये क्वेश्चन एक बनता है इसमें कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जर्नल्स को कलर कोडिंग स्कीम से क्लासिफाई करता है, जर्नल्स की पॉलिसीज को कलर कोडिंग स्कीम से क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो शेरपा रोमियो इस काम में लगा हुआ है कि कॉपीराइट से रिलेटेड, ओपन एक्सेस आर्काइविंग से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं दुनिया भर के जर्नल्स की, उन सारी पॉलिसीज को डिस्प्ले करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे ले। अब हमें 10 जगह या 10,000 जगह से परेशान होकर के गूगल पे सर्च करने की किसकी क्या पॉलिसी है, नहीं, हम कैसे पहचाने, कैसे नहीं पहचाने, उसको आसान कंसेप्ट किया है। हालांकि शेरपा रोमियो की जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो एक लेमैन के लिए या एक नौसिखिए के लिए इतना आसान नहीं है कि वो फौरन समझ जाएगा। थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम लोग तो भाई थोड़ा इस फील्ड के बारे में जानते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो उसके लिए वहाँ ट्रेनिंग भी है, छोटे छोटे से वीडियोज भी हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं यूजर को। क्या बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग के यहाँ यूजर की ट्रेनिंग होती है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होता है ना, तो यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी इनके हैं कि कैसे इस चीज को यूज करें। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन शेरपा रोमियो की वेबसाइट आप लोग जाइए और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उनको देखिए, ईयर ऑफ इसका ओरिजिन क्या है, कौन मैनेज कर रहा है, सारी चीजें आप लोग नोट करिए। ठीक है, और दिस शोज ऑथर, इसमें और देखते हैं क्या है, वेदर द जर्नल अलाउज प्री प्रिंट और पोस्ट प्रिंट आर्काइविंग इन देयर कॉपीराइट ट्रांसफर एग्रीमेंट। अच्छा, ये एक चीज होती है प्री प्रिंट और पोस्ट प्रिंट आर्काइविंग का सिस्टम। कोई जर्नल इस स्कीम को अपनाती है प्री प्रिंट की और कोई पोस्ट प्रिंट की। तो ये मतलब बेसिकली क्या है कि जर्नल्स की जो पॉलिसीज हैं कि जर्नल आपको क्या क्या सिस्टम दे रहा है। जैसे हम लोग जब बात कर रहे थे ऑटोमेशन की, तो उस टाइम ये बात आई थी कि जब हम कोई जर्नल पब्लिश वो करते हैं, खरीदते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि पैसा जो है ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, सब्सक्रिप्शन का एक्सेस कितने लोगों को मिलेगा, एक साथ कितने लोग उस जर्नल को पढ़ सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें। तो उसी तरह से एक चीज़ ये भी उस वक्त डिस्कस होती है कि इसमें कॉपीराइट ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट जो है वो प्री प्रिंट होगा या पोस्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके चीज़ें जो है इसमें बढ़ती हैं। और हम लोग जब आप लोग इसको विजिट करेंगे वेबसाइट, तो थोड़ा सा आपको भी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी इसकी। और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ROAR, DOAR आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इट इज अ सर्चेबल, ये सब रिपोजिटरी से रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है इसमें। इट इज अ सर्चेबल इंटरनेशनल डेटाबेस इंडेक्सिंग द क्रिएशन, लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज एंड देयर कंटेंट। अब क्या कर रहा है, जैसे कि कैसे बताएं आपको कि अब किसी भी चीज, जैसे हमने अभी उसकी बात की आपसे, पॉलिसी की बात, जर्नल की, तो अब उन सारे जर्नल्स की पॉलिसीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए शेरपा रोमियो वाले ने काम किया। उसी तरह से अब जैसे हमने अपने BHU की एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाई, फिर केंद्रीय विद्यालय की एक रिपोजिटरी बनाई, 1200 केंद्रीय विद्यालय हैं, 1200 केंद्रीय विद्यालयों की अलग अलग इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाई सारे इंस्टीट्यूट ने। उसी तरह BHU ने फिर अपनी, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज बन रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक, उन सारी रिपोजिटरीज को सर्चेबल फॉर्म में
अगर हम चाहते हैं कि हमारे, जैसे अभी हम लोगों ने जो रिपोजिटरी का जो पहला पॉइंट बात किया था कि ग्लोबल विजिबिलिटी हम चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन की, कि हमारा इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा है उसको लोग ग्लोबली पहचाने। तो हम क्या, अब हम अपने इंस्टीट्यूशन की अगर रिपोजिटरी बना करके सिर्फ अपनी वेबसाइट्स के थ्रू उसका एक्सेस देंगे तो उसके प्रमोशन के, एडवर्टीजमेंट के क्या चांसेस हैं, बशर्ते कि हम किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको, उसका लिंक दे दें। तो उसी तरह से ये काम करते हैं कि दुनिया भर में जो इसी तरह की जितनी भी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं उनके सारे कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं ये लोग, जहां से लोग उनको सर्च करके तरह तरह की इंफॉर्मेशन जिसकी जैसी जरूरत है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, ये डेटाबेस इंडेक्सिंग, इंटरनेशनल डेटाबेस इंडेक्सिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, क्वेश्चन क्या बन गया, in what we call an international database indexing for institutional repository। ठीक, अब इसमें अभी आप लोग आगे जब DOAR देखेंगे तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। अब बेसिक क्वेश्चन इसमें और भी जो है कि किस पे बनाया गया है, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी शोध गंगा की, वो बनाया हम लोगों ने डी स्पेस पे। यहाँ पे ये बनाया गया है ई प्रिंट्स पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके इन 2003। रोज कंपेनियन रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी मैंडेट्स एंड पॉलिसी। अब देखिए, अभी हम लोग जर्नल की बात कर रहे थे और जर्नल्स पब्लिशर्स के पॉलिसीज की बात कर रहे थे, फिर हम लोग बात कर रहे थे रजिस्ट्रीज की, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज की। अब उसकी भी जो पॉलिसी होगी, अब जैसे हमारे यहाँ की पॉलिसी अलग है, BHU की अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग है, केरला यूनिवर्सिटी की अलग है, तो सबकी पॉलिसी क्या क्या है। अब इसको भी तो अगर किसी, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के साथ जो है केरला यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी का एक्सेस भी देने की कोशिश करें, उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करें, तो उनकी पॉलिसी क्या ये अलाउ करती है कि नहीं करती है, इसको समझने के लिए अब हम वो कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें। तो इस काम को करने के लिए इसका एक कंपेनियन बनाया गया, एक कंपेनियन इसको सपोर्ट करने के लिए एक साथी इसका बनाया गया, जिसको कि रोर मैप के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल डेटाबेस ऑफ पॉलिसीज फॉर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ये दिमाग में रखिए कि ये रिपोजिटरी के जितनी पॉलिसीज हैं अलग अलग, क्या क्या हो सकती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके लाने के लिए बनाया गया रोड मैप। It charts the growth of open access mandate and policies adopted by universities, research institution and research funders। वही जो बात हम कह रहे थे, अलग अलग सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं, तो वो क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या कमी है, क्या नया अपडेट आया है, इस तरह की चीजों को यहाँ से ये हम लोग जानकारियां इससे मिल जाती हैं। फिर उसके बाद ओपन DOAR, ये एक यूके बेस्ड वेबसाइट है, ठीक, एकेडमिक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी जितनी। अभी हम लोग क्या कर रहे थे बात, जब हमने शुरू में बात की, अब ओपन जरूरी नहीं कि हम अपनी रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि आजकल जो हमारी कोवैक्सीन बनाई जा रही कंपनी, सन फार्मा वाले हैं, क्या नाम है, भारत बायोटेक। अब भारत बायोटेक वाले अपनी एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, ठीक, उनकी रिपोजिटरी एकेडमिक नहीं है, उनकी रिपोजिटरी है रिसर्च रिपोजिटरी है, ठीक है, या मेडिकल फील्ड की एक रिपोजिटरी हो सकती है। तो जो, एक मिनट, तो जो हम एकेडमिक रिपोजिटरीज की बात करते हैं वो अलग चीज होती है, और जो और तरह के रिपोजिटरी, तो अभी जो ये इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे ना पॉलिसीज की बात जहाँ पे आ रही थी, तो वो पॉलिसीज वाला जो सेक्शन है वो हर तरह की रिपोजिटरी की पॉलिसी बताता है, वो सिर्फ एकेडमिक रिपोजिटरी की पॉलिसी नहीं बताता है। तो लेकिन जो DOAR है ये एकेडमिक ओपन एक्सेस जितनी रिपोजिटरी हैं उनकी लिस्टिंग करता है और उनके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए लिंक प्रोवाइड करता है।
ठीक। तो ओपन डीओआर इज मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम अंडर द शेरपा अम्ब्रेला। अब ये देखिए, जब हमने कहा था आपसे कि शेरपा की वेबसाइट विजिट करिएगा और उसके प्रोडक्ट्स देखिएगा आप, तो वहां पर उनके प्रोडक्ट्स में आपको ये भी मिलेगा DOAR। और किसके साथ बनाया वहां पे, लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ लुंड है, उसके साथ मिलकर के इन्होंने ये इस प्रोजेक्ट को किया और इसकी एक्सेस फिर प्रोवाइड की सकते। VU फाइंड की बात हम आपसे कर चुके हैं, उसके बारे में एक बार देख लीजिए क्योंकि ये रिपोजिटरी से रिलेटेड है। ठीक है। VU फाइंड का जो नाम है वो VU, जो पहला दो लेटर है वो विलानोवा यूनिवर्सिटी, वी विलानोवा यूनिवर्सिटी का यू लिया गया है। ठीक है। तो वहां से लिया VU और फाइंड उसमें जोड़ लिया। इट इज, हमने उस दिन बताया था आपको कि ये 4-5 लाइब्रेरीज हैं, जॉर्जिया लाइब्रेरी और रिचमंड लाइब्रेरी, ऐसे करके 4-5 बड़ी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। उनके उन 5-6 लाइब्रेरी के जो आप उसका नाम प्लीज आप लोग देख लीजिएगा ना कि कौन कौन सी लाइब्रेरी, उसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन उससे भी बन सकता है कि कौन मेंबर है कौन नहीं है, इस तरह से। तो उन लाइब्रेरीज के अंदर जो कंटेंट होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए उनके अंदर एक सर्च प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसका नाम है VU फाइंड। तो इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार कि इट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी सर्च इंजन दैट अलाउज यूजर टू सर्च एंड ब्राउज बियॉन्ड द रिसोर्सेज ऑफ अ ट्रेडिशनल ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉग एक्सेस कैटलॉग। बियॉन्ड द रिसोर्सेज क्या मतलब है, हमारी लाइब्रेरी का जो ओपैक लगा हुआ है वो तो लिमिटेड है, उसके बाहर की जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उससे ज़्यादा बड़ी एक्सेस फैसिलिटीज दे सके, दैट फॉर दैट वी कैन यूज VU find, and VU find was designed to search among the those 5-6 digital libraries which I told you to note down the names of those। तो जुलाई 2010 में इसका आया था फर्स्ट वर्जन, और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, एक बार इसको देख लीजिए क्या है। फेसिटेड सर्च, देखिए फीचर्स जो है ना बहुत सब सेम सेम से होते हैं सर्च करने के लिए, क्योंकि आजकल ये है कि जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं ना, वो सारे सॉफ्टवेयर वालों की कोशिश ये है कि जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब में मिले, लेकिन कुछ कुछ जो स्पेसिफिक फीचर किसी सॉफ्टवेयर के होते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि भाई ये फीचर तो इसके अंदर ये तो दूसरे में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उनकी खासियत होती है। तो इसमें क्या क्या है कि भाई जो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो जो चीजें हमको मिल सकती हैं, या जो एक अच्छे डिजिटल लाइब्रेरी फाइंडर के फीचर्स होने चाहिए वो सब हैं। ब्राउजिंग, परसिस्टेंट URLs, APA और MLA। देखिए इसमें दो ये चीज क्वेश्चन बन सकता है, ये इसका स्पेसिफिक चीज है ना, ये इसकी खासियत है कि ये दो फॉर्मेट में साइटेशन प्रोवाइड करता है सिर्फ, APA और MLA। APA क्या होता है, MLA क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं पता है। APA साइटेशन क्या है, कौन आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से यार। तो कई प्रकार के साइटेशन होते हैं, आप लोग को मालूम है, जैसे कि जब हम लोग कोई पेपर लिखते हैं तो उन पेपर को साइट करने के लिए हमारे पास कई तरह के फॉर्मेट होते हैं। तो कोई कोई पब्लिशर जो है किसी एक फॉर्मेट में मांगता है कि हमें आप जो भी साइटेशन की डिटेल्स देंगे वो हमें APA फॉर्मेट में चाहिए, है ना। कोई कहता है कि हमें जो है MLA फॉर्म में चाहिए। तो हमें इसलिए जो फॉर्म्स का डिफरेंस है उसको पता होना चाहिए। तो APA का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मेरे ख्याल से सुना होगा आप लोगों ने, हम तो ऐसे ही इसको बस बता रहे हैं आपको। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग को पता होगा। और जो MLA है वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये बेसिकली दो ये सपोर्ट करता है, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये इसके स्पेशल फीचर है ना। एक और दो टाइप्स होते हैं वो आप लोग देखिएगा, लेकिन वो ये सपोर्ट नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये VU फाइंड से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया ही हुआ था एक, है ना। तो अब इसमें क्या है,
अब ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए है कि डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के लिए है? तो देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के लिए भी है और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के लिए भी है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए भी। लेकिन स्पेसिफिकली इसको जो डिजाइन किया गया, अभी जो हमने आपको इसकी जो वो बताई है, फीचर्स बताए हैं, इसका मेन जो पर्पस है वो लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेज हैं उसको डिस्कवर करने का है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अब हमको तो लग रहा है कि चारों ऑप्शन होना चाहिए सही, लेकिन इसको स्पेसिफिकली जो डिजाइन किया गया है वो लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, तो जो यही सब बातें थी, इन सब से रिलेटेड जो हम बताना चाह रहे थे आपको। और इससे रिलेटेड आप लोगों को जो बताया गया है वेबसाइट्स, शेरपा रोमियो और DOAR, ये सारी वेबसाइट्स आप लोग जो है ज़रूर विजिट करिए। हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, हम लोग एक सर्विस की सारी चीज़ें आपको इस PPT के थ्रू या 40-45 मिनट के लेक्चर के थ्रू हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कोई बच्चा अगर नेट या JRF करता है उसमें 90% मेहनत उस बच्चे की होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, आपको एक ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम देते हैं हम। बट द ओरिजिनल थिंग, द ओरिजिनल मेहनत जो है इसमें, दैट इज टू बी डन फ्रॉम यू एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम टेलिंग यू कि आप अगर नहीं इसको बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर बाद में इसका लास्ट टाइम पे फिर आपको दिमाग में घूमेगा कि अरे ये तो हमारे सामने था लेकिन हमने देखा नहीं वेबसाइट के ऊपर क्या था, है ना। और ये देखिए, इस तरह एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब ये क्वेश्चन आप, अब हम इसका आंसर भी चलिए नहीं बताते हैं। अब ई प्रिंट्स, अब इस टाइम कौन क्लास में आ रहा है यार? अब क्लास खत्म होने को तो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं लोग। तो अब ई प्रिंट्स, DOAJ तो अभी बता ही दिया आपको, ठीक है, तो ये तो पता हो ही आपको कि क्या है। अब विद्या निधि क्या है? ठीक है, विद्या निधि के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अब आप इसके बारे में ढूंढिए और इसका कंसेप्ट समझिए 4 लाइन में कि क्या काम है। अब ये जितने शोध सिंधु, शोध संध्या, ऐसे ऐसे करके जितने भी नाम है ना, जैसा कि नवनीत सर ने उस दिन बताया कि जो हर एक नाम है वो एक कंसेप्ट को डिनोट करते हैं। वो सिर्फ नाम ऐसे नहीं, किसी मीटिंग में बैठे हैं लोग और ये कह दिया, हमने कह दिया शोध सिंधु, उन्होंने कह दिया शोध संध्या तो हो गया, विद्यावान कह दिया, विद्वान कह दिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें, जैसे आजकल दीक्षा चल रहा है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, तो दीक्षा के अंदर जो सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक्चुअली दीक्षा के रूप में किया जा रहा है कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो सब लोग उससे लाभान्वित हों और उस प्लेटफॉर्म के जरिए एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं एक दूसरे को मिला करके। तो जितने भी टर्म हैं इस तरह के, खासकर हमारे यहाँ जो टर्म बनाए गए हैं संस्कृत से या हिंदी से रिलेटेड, उन सारे टर्म्स का अपना एक मतलब है और उन्हीं मतलब के ही अकॉर्डिंग वो पूरा सिस्टम काम करता है। बस एक चीज ये समझिए। तो आप लोग जरूर ये चारों विजिट करिए और इसका आंसर खुद से निकालिए, हम अभी बता देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है क्लास। सर इसका आंसर डोज का इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होगा। कैसे होगा आप बताइए, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कैसे हो जाएगी डोज? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी तो एक इंडिविजुअल नहीं सॉरी सर। होती है ना। देखिए, कंसेप्ट यही समझाने को, हाँ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एक सिंगल रिपोजिटरी होगी। सिंगल DOAJ है। तो डी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी है वो। डायरेक्टरी मतलब जी। क्या हुआ, एक किताब है पूरी जिसमें लिस्ट है। डायरेक्टरी में क्या करते हैं, लिस्ट होती है ना, तो एक तो हो ही नहीं सकती, वो तो पहले एक बाहर हो गया जी। उस कैटेगरी से। वो ऐसे ही आंसर निकालने पड़ते हैं आपको, सब हम